नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी और कह सकते हैं कि थोड़े जटिल विषय पर बात करेंगे। भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार। बिल्कुल। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर्सनल लॉज, सामाजिक रीति रिवाज और फिर वक्त के साथ हुए कानूनी बदलाव सब आपस में मिले हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। सदियों से देखें तो कई समाजों में और भारत में भी एक सोच रही है कि भाई शादी के बाद महिला तो दूसरे परिवार की हो गई हाँ, ये सोच तो बहुत गहरी रही है। और इसी वजह से उन्हें संपत्ति के अधिकारों से, खासकर पैतृक संपत्ति से, एक तरह से वंचित रखा गया। लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत में काफी कुछ बदला है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, उनमें महिलाओं के क्या अधिकार हैं और समय के साथ खासकर हिंदू कानून में क्या बड़े बदलाव आए हैं। जी, और हम ये भी देखेंगे कि तलाक या अलगाव जैसी स्थिति में प्रॉपर्टी का क्या होता है। हाँ, ये भी बहुत अहम है। तो चलिए हिंदू कानून से ही शुरू करते हैं। इसमें शायद सबसे बड़ा बदलाव 2005 का संशोधन था, है ना? हाँ, बिल्कुल। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, वो तो एक मील का पत्थर है, समझ लीजिए। इसने हिंदू अविभाजित परिवार, जिसे हम HUF या जॉइंट हिंदू फैमिली कहते हैं, उसकी पैतृक संपत्ति में बेटियों को जन्म से ही बेटों के बराबर सहदायक मतलब को-पार्सनर बना दिया। जन्म से ही? हाँ, जन्म से। पहले यह हक सिर्फ बेटों और उनके बेटों मतलब पुरुष वंशजों को ही मिलता था। बेटियां को-पार्सनर नहीं होती थीं। अच्छा, तो इस पर आगे चल के कोई कानूनी स्पष्टता भी आई? क्योंकि कई बार कानून बन जाते हैं पर अमल में दिक्कतें आती हैं। हाँ, बिल्कुल आई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि बेटी का ये को-पार्सनरी अधिकार जन्म से है। जन्म से? हाँ, और ये तब भी लागू होगा भले ही बेटी के पिता की मृत्यु 2005 संशोधन लागू होने से पहले ही क्यों न हो गई हो। मतलब पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित थे या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बेटी का अधिकार जन्म सिद्ध है। अच्छा, ये बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है। इसने तो कई पुराने मामलों को सुलझा दिया होगा। हाँ, काफी उलझनें दूर हुई इससे। ये तो हुई पैतृक संपत्ति, मतलब जो पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन आमतौर पर विरासत के क्या नियम है? जैसे किसी की अपनी कमाई हुई संपत्ति हो या फिर विधवाओं के अधिकारों की बात करें। देखिए, अगर कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत लिखे गुजर जाता है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। इसके तहत उनकी संपत्ति क्लास आई वारिसों में बराबर बराबर बांटी जाती है। और क्लास आई में कौन कौन आते हैं? क्लास आई वारिसों में मुख्य रूप से बेटा, बेटी, विधवा और मां शामिल हैं। इन सबको बराबर हिस्सा मिलता है। बेटी और बेटे को बराबर? जी हाँ, 1956 के कानून से ही बेटी को बेटे के बराबर हिस्सा मिलता है पिता की स्वर्जित संपत्ति में, और अगर पिता की मृत्यु इंटरस्टेट यानी बिना वसीयत के हुई हो। 2005 ने तो पैतृक संपत्ति में भी बराबरी दे दी। और विधवा के अधिकार? पहले शायद कुछ नियम थे पुनर्विवाह को लेकर। हाँ, पहले एक पुराना कानून था 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसके तहत अगर विधवा दोबारा शादी कर लेती थी तो उसका अपने दिवंगत पति की संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता था। अच्छा। लेकिन अब वो कानून निरस्त हो चुका है। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधवा का अधिकार बना रहता है, भले ही वो पुनर्विवाह कर ले। उसे मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का भी अधिकार है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है। एक और शब्द है जो काफी सुनने में आता है, स्त्रीधन। ये क्या है और इसकी क्या अहमियत है? स्त्रीधन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो संपत्ति है जो एक महिला को शादी से पहले, शादी के वक्त या शादी के बाद कभी भी उपहार में मिलती है। ये उसके मायके से हो सकता है, ससुराल से या किसी और से। जैसे गहने या नकद? हाँ, गहने, कपड़े, नकद, कोई गाड़ी, कोई प्लॉट, कुछ भी हो सकता है जो उसे गिफ्ट मिला हो। और ये दहेज से बिल्कुल अलग है। दहेज तो गैर कानूनी है। सही कहा। स्त्रीधन पर महिला का पूर्ण स्वामित्व होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 ये कहती है, वो उसे अपनी मर्जी से रख सकती है, बेच सकती है या किसी को दे सकती है। और अगर वो ससुराल वालों के पास हो? तब भी वो उसकी मालिक है और उसे वापस मांगने का पूरा अधिकार है, चाहे वो पति की कस्टडी में हो या ससुराल वालों की। ये उसका अपना धन है। ये तो हुई हिंदू कानून की बातें, जहां काफी बदलाव दिखते हैं। लेकिन भारत में तो और भी समुदाय हैं। ईसाई, मुस्लिम, पारसी कानूनों में
क्या स्थिति है महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की? थोड़ा संक्षेप में बताएं। हाँ जरूर। देखिए, ईसाई और पारसी महिलाओं पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू होता है, कुछ संशोधनों के साथ। अच्छा। ईसाई कानून में अच्छी बात यह है कि ये लैंगिक भेदभाव नहीं करता। बेटी को बेटे के बराबर ही हिस्सा मिलता है पिता की संपत्ति में। विधवा के हिस्से की बात करें तो वो इस पर निर्भर करता है कि पति के कोई वंशज यानी बच्चे या पोते पोतियां हैं या कोई करीबी रिश्तेदार है या नहीं। मतलब ईसाई कानून में समानता का सिद्धांत है? जी, जैसे अगर वंशज है तो विधवा को 1/3 हिस्सा मिलता है। अगर सिर्फ करीबी रिश्तेदार हैं, कोई वंशज नहीं, तो विधवा को आधा हिस्सा मिलता है। और अगर कोई रिश्तेदार नहीं है तो पूरी संपत्ति विधवा की हो जाती है। ठीक है। और पारसी कानून? पारसी कानून भी 1925 के अधिनियम के तहत ही आता है, लेकिन उसमें हिस्से अलग तरह से तय होते हैं। अगर कोई पारसी पुरुष बिना वसीयत के मरता है तो उसकी विधवा और उसके हर बच्चा, बेटा या बेटी को बराबर हिस्सा मिलता है। सबको बराबर? हाँ, विधवा और बच्चों को बराबर। और अगर मृतक के माता पिता भी जीवित हैं तो उन्हें भी हर बच्चे के हिस्से का आधा आधा हिस्सा मिलता है। अच्छा, ये थोड़ा अलग है। जी। और अगर महिला बिना वसीयत के मरती है तो उसके विधुर और बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। तो ईसाई और पारसी कानूनों में मोटे तौर पर समानता दिखती है, या कम से कम बेटियों को बराबर हक तो है। अब मुस्लिम कानून की बात करें तो वो शायद ज्यादा जटिल माना जाता है। हाँ, मुस्लिम कानून शरिया पर आधारित है और इसमें अलग अलग स्कूल हैं, जैसे हनफी, शिया वगैरह, जिनके नियमों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। ये कुरान में बताए गए हिस्सों पर आधारित है। अच्छा। कुरान में कुछ खास वारिसों के लिए निश्चित हिस्से तय किए गए हैं, जिन्हें शेयर्स कहते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि महिला वारिसों को पुरुष वारिसों की तुलना में आधा हिस्सा मिलता है। आधा? ऐसा क्यों? इसके पीछे अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि इस्लामी परंपरा में पुरुषों पर परिवार के भरण पोषण की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। खैर, विधवा का हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे हैं या नहीं। अगर संतान नहीं है तो उसे पति की संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलता है। और अगर बच्चे हैं? अगर बच्चे हैं तो विधवा का हिस्सा घटकर 8वां रह जाता है। बेटी को बेटे का आधा हिस्सा मिलता है। एक और खास बात मुस्लिम कानून में यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत के जरिए दे सकता है। बाकी 2/3 संपत्ति कुरान में बताए गए वारिसों में उनके तय हिस्सों के हिसाब से ही बटेगी। तो ये काफी अलग व्यवस्था है जहां हिस्से तय हैं, लेकिन उनमें लिंग के आधार पर अंतर है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमने विभिन्न पर्सनल लॉज देख लिए। अब एक और अहम पहलू पर आते हैं, तलाक। अगर शादी टूटती है तो संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है? खासकर हिंदू कानून के संदर्भ में बताएं। देखिए, तलाक के वक्त संपत्ति का मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अगर कोई संपत्ति सिर्फ पति के नाम पर खरीदी गई है, भले ही शादी के बाद खरीदी हो, तो पत्नी सीधे तौर पर उसमें हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब अगर घर पति के नाम पर है तो पत्नी का कोई हक नहीं? सीधे तौर पर मालिकाना हक नहीं बनता, लेकिन वो गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांग सकती है। कोर्ट पत्नी की जरूरतें और पति की आय देखकर मेंटेनेंस तय कर सकता है। लेकिन अगर संपत्ति जॉइंट नाम पर हो या पत्नी ने खरीदने में पैसा लगाया हो? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अगर संपत्ति संयुक्त रूप से यानी दोनों के नाम पर खरीदी गई है तो पत्नी अपने हिस्से का दावा कर सकती है। या अगर पत्नी ये साबित कर दे कि उसने संपत्ति खरीदने में आर्थिक योगदान दिया था, भले ही नाम पति का हो, तब भी वो अपने योगदान के अनुपात में हिस्से का दावा कर सकती है। मतलब सबूत देना जरूरी है? बिल्कुल, सबूत बहुत जरूरी है। इसके अलावा तलाक का मामला फाइनल होने तक कई बार कोर्ट पत्नी को उसी घर में रहने का अधिकार भी दे सकता है, खासकर अगर बच्चे भी हों। और स्त्रीधन का क्या होता है तलाक में? स्त्रीधन तो पत्नी का ही रहता है। अपने गहने, शादी में मिले उपहार, ये सब वापस पाने की वो पूरी हकदार है। और पति की पैतृक संपत्ति, उसमें पत्नी का कोई अधिकार बनता है तलाक के समय? नहीं, पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी का सीधा दावा नहीं बनता, क्योंकि वो उसमें जन्म से सहदायिक नहीं होती। वो अधिकार तो पति का होता है अगर वो हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी मिली जुली है। एक तरफ हिंदू कानून में 2005 के संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक देकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। हाँ, ये लैंगिक समानता की दिशा में वाकई एक बड़ा कदम है। लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग पर्सनल लॉज में नियम काफी भिन्न हैं।
और तलाक जैसी स्थिति में संपत्ति पर अधिकार साबित करना, खासकर अगर महिला का नाम प्रॉपर्टी पर नहीं है या उसने आर्थिक योगदान नहीं दिया है, तो मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सही। कानून मौजूद है, लेकिन उनकी जानकारी आम महिलाओं तक पहुंचना और फिर जरूरत पड़ने पर उन कानूनों का फायदा उठा पाना, ये अपने आप में एक चुनौती है। कानूनी प्रक्रिया महंगी और लंबी भी हो सकती है। हाँ, जागरूकता और कानूनी सहायता तक पहुंच, ये शायद सबसे बड़े मुद्दे हैं। जी, और कई बार सामाजिक दबाव भी होता है। महिलाएं अपने अधिकार जानने के बावजूद परिवार में झगड़ा ना हो इस डर से दावा नहीं करती। ये भी एक सच्चाई है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि कानूनी तौर पर महिलाओं के संपत्ति अधिकार काफी विकसित हुए हैं, पर जमीनी हकीकत शायद अभी भी उतनी बराबर नहीं हुई है। हाँ, काफी फासला है अभी भी कानूनी प्रावधानों और उनके वास्तविक अमल में। तो इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सिर्फ कानून बना देना या कानूनी अधिकार दे देना काफी है, या असली बदलाव तब आएगा जब सामाजिक सोच बदलेगी और इन कानूनों को सही मायने में बिना किसी दबाव के लागू किया जाएगा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल।